खबर देहरादून से है, जहां पलायन को लेकर उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट में आंकड़े सामने आ चुके हैं जो कि डराने वाले हैं। रुद्रप्रयाग में 22,000 लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं। आयोग की रिपोर्ट में 35 गांव गैर आबाद पाए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों में है रुद्रप्रयाग। पिछले साल केदारनाथ में 10 लाख तीर्थ यात्री आए थे। फिर भी आर्थिक मोर्चे पर रुद्रप्रयाग जिला सबसे पीछे है। जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। रोजगार के लिए करीब 52% लोगों ने पलायन किया। तो पलायन उत्तराखंड का बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा था। अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो सियासतदान अपनी सियासत करते हैं, वो सबसे पहले इसी बात का ऐलान करते हैं कि पहाड़ों से हम पलायन को रोकेंगे। तो उत्तराखंड में पलायन रोकने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। पलायन से जूझते पहाड़, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। पलायन आयोग की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आ चुके हैं जो कि अब लोगों को डरा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने अभी तक पलायन किया है। डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए, लोग वहां रह नहीं पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 22,000 लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं। आपको बता दें, महज रुद्रप्रयाग का आंकड़ा है। आयोग की रिपोर्ट में 35 गांव ऐसे बताए गए हैं जो अभी तक गैर आबाद पाए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों में रुद्रप्रयाग आता है, जिसके हालात ऐसे हैं। तो सरकार की नाकामी है। पिछले साल केदारनाथ में 10 लाख तीर्थ यात्री यात्रा करने के लिए पहुंचे हुए थे। फिर भी आर्थिक मोर्चे पर रुद्रप्रयाग जिला सबसे पीछे है। चलिए, तमाम अपडेट के लिए आपको बता दें, सौरभ भाटिया सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, पलायन का मुद्दा हमेशा से पहाड़ों के लिए बहुत बड़ा रहा है। जितनी सरकारें आईं और चली गईं, इस सरकार ने भी ये बड़े बड़े वादे किए थे मैनिफेस्टो में कि सबसे पहले हम पलायन को रोकेंगे पहाड़ों से, पहाड़ों पर आबादी कम नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी आंकड़े अब डरा रहे हैं। क्यों आखिरकार सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी? देखिए, पलायन को लेकर अगर बात की जाए तो सरकारें महज दावे जरूर करती हैं, लेकिन जो है कोई धरातल पर काम किया जाए उसको लेकर कोई ठोस योजना तक नहीं होती है, जिसके चलते इस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं। पलायन आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो जरूर चौंकाने वाली है कि रुद्रप्रयाग जैसी जगह जो कहा जा सकता है कि बाबा केदार की नगरी से जाने वाला जो रास्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण जगह, और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो लोगों की आजीविका को लेकर दिक्कत हुई, जिसके चलते जो है 35% जो गाँव हैं, वो जो 35 गाँव हैं, माफ कीजिएगा, वो गैर आबाद हो चुके हैं। इसको लेकर सरकार चिंता जरूर व्यक्त कर रही है, लेकिन कोई ठोस योजना होती तो शायद पहाड़ों पर लोग जो है पलायन करने को मजबूर नहीं होते। रोजगार की समस्या जो है लगातार पहाड़ की तरफ से, जो पहाड़ के युवा हैं जो बेरोजगार हैं, वो आए दिन सरकार से मांग करते रहे कि सरकारें जो है रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए, जिससे जो है पहाड़ के लोग पहाड़ पर रहकर ही अपनी आजीविका को चला सके। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसी योजना तक नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि पहाड़ के लोग पहाड़ पर रहकर ही अपनी आजीविका जी रहे हैं। 52% लोग जो है आजीविका ना मिलने के चलते जो है पहाड़ों से पलायन कर गए हैं। इसके चलते जो है महानगरों में लोग अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि जो है होटलों में बहुत कम सैलरी में ये लोग जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पहाड़ पर ही अगर इनको बेहतर रोजगार मिलता तो शायद जो है ये स्थिति नहीं होती। अभी महज जो है रुद्रप्रयाग जनपद की जो है पलायन आयोग ने रिपोर्ट पेश की है, जिसके चलते जो है ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों के हालात कितने बुरे हैं, क्योंकि बाबा केदार की नगरी जाने के लिए सबसे पहला पड़ाव रुद्रप्रयाग ही है। अगर यहाँ के हालात इस तरीके के हैं तो और जनपदों के हालात और चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, एक बात यहाँ पर जाहिर तौर पर है, क्योंकि कोरोना के बाद में जिस तरीके से लगातार महानगरों से तमाम लोग जो पलायन करके महानगर आए थे वो अपने घरों को जाने लगे, तब ये माना गया कि शायद जो अंधकार अभी तक पहाड़ों पर देखा गया, जो बंजर पड़े घर हैं, जो कहीं ना कहीं अंधेरा छाया हुआ है, तो कहीं ये गांव अब गुलजार होने वाले हैं। बंजर पड़े जो घर थे उनके ताले अब खुलने वाले हैं, और सरकार ने ये वादा किया था कि अब जो लोग अपने घर वापस आ चुके हैं उन्हें हम यहां से जाने नहीं देंगे। लेकिन हकीकत में तस्वीर इसकी उल्टी दिखाई दी थी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे ही लोग वापस से महानगरों की तरफ रुख करने लगे, क्योंकि वहां पर करने के लिए उनके पास शायद कुछ नहीं था।
बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर लोगों के पास उनके अपने घर पर ही रोजगार होता तो शायद जो है महानगरों की तरफ उनका रुख नहीं होता। सरकार ने जिस तरीके का दावा किया था कि अब जो है जब लॉकडाउन हुआ था तो तमाम लोग अपने गांव में आए थे, अपने घरों को पहुंचे थे, क्योंकि एक मजबूरी थी, क्यों वहां पर जो है लोग रह नहीं पा रहे थे, उनको जो है जान का भी जो संकट था। ऐसे में लोगों ने रिवर्स पलायन का काम किया, लोग अपने अपने घरों की तरफ आए, लेकिन सरकार उस रिवर्स पलायन को जो है रोक पाने में नाकाम साबित हुई। अभी भी जो है तमाम गाँव जो है वो बंजर पड़े हैं। ये जरूर कहा जा रहा था कि लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे, लेकिन आज जो है जब हालात सुधरने लगे, आज अनलॉक 5 जो है शुरू हो गया, तो लोग जो है फिर रोजगार की तलाश में महानगरों की तरफ गए, जहां उनको रोजगार मिल भी रहा है। हालांकि अभी इतना ये नहीं कहा जा सकता कि रोजगार सभी लोगों को मिला है, लेकिन हाँ, जो रोजगार जिन लोगों को मिल सकता था वो जरूर पहुंच गए, और लोग अभी भी जो है महानगरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं कि जिससे उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि जान के साथ ही जो आजीविका के लिए भी जो है लोगों को अब काम करना पड़ रहा है कि आखिरकार जब 2 जून की रोटी होगी तभी जो है बेहतर काम किया जा सकता है, अगर उनके पास जो है कोई नौकरी होगी। लेकिन नौकरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। ऐसे में सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, अगर धरातल पर उसका इम्प्लीमेंट होता, बेहतर तरीके से होता, तो शायद जो है लोग यहाँ से पलायन नहीं करते, क्योंकि रिवर्स पलायन को रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और तमाम अधिकारियों ने इस पर मंथन किया था कि हम जो है रिवर्स पलायन जो हुआ है इसको उनके गांव में रोका जा सकता है। तमाम युवा जो यहाँ पे आए, जो अपना रोजगार छोड़ के आए, वो अपने शहरों में रहेंगे, तो लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। कि सरकार नई आई है, हो सकता है इनके घोषणा पत्र में पहला एजेंडा जो था वो पलायन को रोकने का था। पलायन आयोग का गठन बहुत जल्दबाजी में कर दिया गया कि गठन इसमें जो सदस्य होंगे ये पता लगाएंगे कि आखिरकार उत्तराखंड से कितने लोगों ने पलायन किया, कितने गांव ऐसे हैं जहां से पूरे घर ही यहां से जा चुके हैं और इसकी प्रमुख वजह क्या रही है। लेकिन इससे पहले आयोग ने ही पलायन कर लिया, जो दफ्तर था उसे देहरादून शिफ्ट कर दिया गया और किसी को नहीं मालूम था, और वहां पर भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, सन्नाटा पसरा रहता था। तो ऐसे आयोग के ऊपर आपने जिम्मेदारी दे दी है जो खुद पलायन कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो पलायन आयोग था उसकी जो मंशा थी, यही कहा गया था कि पलायन आयोग पहाड़ों पर ही होगा, जिससे जो है वहाँ के लोगों की जानकारियाँ आयोग तक सीधी पहुँचेगी, टीम जो है ग्राउंड लेवल पर काम कर सकेगी। लेकिन जिस तरीके के हालात पलायन आयोग के रहे कि उसका दफ्तर ही जो है देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे जो है करनी और कथनी में भी अब फर्क दिखाई देने लगा। कि अगर कथनी को लेकर जो अगर कहा जाए कि सरकार की गंभीरता थी, तो शायद जो है आयोग जहाँ पर दफ्तर था ये वहीं पर रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब देहरादून में जो ये दफ्तर है, यहाँ पर तमाम अधिकारी बैठते हैं और समीक्षाएं होती हैं। अगर समीक्षा के साथ ही इस पर बेहतर मंथन होता और उस पर ग्राउंड लेवल पर काम होता, धरातल पर अगर काम होता, तो शायद जो है तमाम लोग इस आयोग से जुड़ते और अपनी परेशानियां जो सरकार तक पहुंचा पाते। लोगों की समस्याएं जो सही तरीके से आयोग तक भी नहीं पहुंच पाती हैं, और आयोग पर ना पहुंचने के चलते जो सरकार को भी इस चीज की जानकारी नहीं हो पाती कि आखिरकार किस तरीके की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। अगर लोगों की समस्या ही जो है नहीं सुधर पाएंगी तो उस आयोग का फायदा ही क्या होगा। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर सौरभ, और कोई ये साल 2 साल के भीतर ये पलायन नहीं हुआ है। सरकारें आई हैं और गई हैं और सालों साल से पलायन चलता रहा है और एक बड़ी चेन रही है। गांवों से सबसे ज्यादा रोजगार की वजह से और शिक्षा के अभाव की वजह से लोगों ने गांव से कस्बों की ओर पलायन किया, कस्बों से शहर की ओर किया, और उसके बाद शहर से उन्होंने बहुत सारे हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आजीवन के लिए अपना घर, अपने पहाड़, अपनी जमीन को छोड़कर महानगर में आकर बस गए। तो एक लंबी चेन चली है, उसके बावजूद भी श्रृंखला को तोड़ने में कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। खास तौर पर मौजूदा सरकार की बात करें तो बड़े दावे सिर्फ कागजों पर दिखे, जमीन पर हकीकत में तब्दील नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी रोकने का दावा जरूर जो है सरकारों के द्वारा किया गया। ना पहाड़ का पानी ही रोक पाया गया और ना ही जो है पहाड़ की जवानी रोक पाई गई, क्योंकि तमाम जो युवा बेरोजगार हैं वो यहाँ से चले गए। 2002 से और अब तक तमाम जो सरकारें आई और गई, उनके द्वारा जो है घोषणा पत्र में शामिल किया गया कि पहाड़ के युवाओं को पहाड़ पर ही रोजगार मिलेगा, लेकिन वो रोजगार आज तक जो है लोगों को नहीं मिल सका है, जिसके चलते जो है ये स्थिति पैदा हो रही है। गाँव के गाँव यहाँ से पलायन करते चले जा रहे हैं, उस पर चिंता व्यक्त होती है, लेकिन जो है उस पर काम कुछ नहीं होता। अगर सरकारें काम करती तो शायद जो है इन 20 सालों में जब से जो उत्तराखंड बना है ये हालात नहीं होते। रोजगार के नाम पर जो है
आज भी अगर कहा जा सके तो तमाम सरकारें जो है फेल ही साबित हुई हैं। हाँ, वर्तमान सरकार पर यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार जो है रोजगार देने का काम करेगी, लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ जहां पर जो है लोगों को पलायन मिला है और महानगरों की तरफ जो कहा जा रहा था कि तमाम आंकड़े पेश होते हैं कि इतने रोजगार दिए गए हैं और इतने पर जो है अभी रोजगार दिए जाना बाकी है। आखिरकार वो रोजगार कहां दिया गया है, किसे दिया गया है, इसकी जानकारी आज तक स्पष्ट नहीं हो पाती है। हाँ, सिर्फ एक संख्या जो है जरूर बता दी जाती है कि फला विभाग में इतने जो है रोजगार लोगों को उपलब्ध कराए, युवाओं को रोजगार मिला है। अगर सरकार जो है बिल्कुल विनियमित तरीके से अगर इस व्यवस्था को लागू करती तो शायद जैसे हमने कोरोना का जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं संजीवनी सरकार के लिए साबित हो सकता था। सरकार के पास में बहुत सुनहरा मौका था कि लोगों को रोजगार की गारंटी देकर, शिक्षा के लिए एक बेहतर वातावरण बनाकर आप इस पलायन को गारंटी के साथ में रोक सकते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना पैतृक गांव, अपना घर छोड़कर शहर में धूल फाकने के लिए क्यों जाएगा अगर आप उसको व्यवस्थाएं बेहतर देते। लेकिन सरकार नाकाम रही इस पूरे मामले में। सौरभ, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।